गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ लेजर। और प्रिंसिपल ऑफ लेजर में अपन ने कल जो टॉपिक पढ़ा था उसी को अपन कैरी ऑन करेंगे। तो आज अपन बात कर रहे हैं इसमें पॉपुलेशन इन्वर्जन या जनसंख्या व्युत्क्रमण। तो जनसंख्या व्युत्क्रमण क्या होता है? जैसे नाम से पता है कि जो भी प्रोसेस है उसका जस्ट इन्वर्स है नॉर्मली। तो अपन जब लेजर प्रोसेस की बात करते हैं तो अपन बात करते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम की, कि पूरा जो निकाय है, जो सिस्टम है, वह एक ऊष्मीय साम्य अवस्था में, ठीक है, ऊष्मीय साम्य अवस्था में है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो लेजर प्रोसेस करने के लिए जो भी एटम्स की अपन बात कर रहे हैं, जिसमें लेजिंग प्रोसेस होती है, जो लेजर मटेरियल जिसको अपन एक्टिव मीडियम कहते हैं, सक्रिय माध्यम कहते हैं, उसके नंबर ऑफ एटम्स हैं वो किसी भी ऊर्जा स्तर में कितने हैं, इसको स्टडी किया जाएगा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी के नियम के अनुसार। ओके, तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी के अनुसार बताया जाएगा कि किस ऊर्जा स्तर में कितने एटम हैं वो ट्रांजिशन किए हैं, तथा वो डिपेंड करते हैं उस ऊर्जा स्तर की ऊर्जा तथा दिए गए ताप, एक्सटर्नल एनर्जी के ऊपर। ठीक है, तो अपन नॉर्मल बात करें यहाँ पर किसी भी विकिरण के अवशोषण के लिए। अब जब भी लेजर की बात कर रहे हैं तो अपन बात करते हैं कि उस पर कोई भी फोटोन इंसिडेंट किए जाते हैं। तो फोटोन इंसिडेंट का मतलब वहाँ पर कोई रेडिएशन डाला रहा है, तो जो रेडिएशन है या फोटोन उनका अवशोषण किया जाता है। तो अवशोषण करने के बाद में एटम के जो संक्रमण की दर होती है वह उत्सर्जन द्वारा संक्रमण दर के बराबर होती है। इसका मतलब होगा कि विकिरण है, विकिरण के अवशोषण की कारण से जो संक्रमण की दर है, अर्थात ये बताएंगे कोई दो एनर्जी लेवल हैं, इसमें एटम के द्वारा अवशोषण के कारण से संक्रमण की दर है। तो अवशोषण करके एटम है वह ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, वह उत्सर्जन के द्वारा एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट जाते हैं, तो उत्सर्जन के द्वारा संक्रमण दर के बराबर होती है। अर्थात ट्रांजिशन रेट बाय अब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू ट्रांजिशन बाय एमिशन। परंतु होता क्या है कि ये जो बात अपन ने पढ़ी है यह होती है थर्मल इक्विलिब्रियम में, उसमें साम्य अवस्था में निकाय होते हैं तब। लेकिन जैसे ही उसमें एक्सटर्नल रेडिएशन उस पर आपतित होता है या बाह्य विकिरण आपतित किए जाते हैं और ऊर्जा दी जाती है, तब यह एक थर्मल इक्विलिब्रियम उसमें साम्य है यह बिगड़ जाता है। और थर्मल इक्विलिब्रियम बिगड़ने के बाद में जो प्रोसेस होगी वही जनसंख्या व्युत्क्रमण के लिए इम्पोर्टेंट होती है। तो तब अपन कहते हैं कि जब अपन एक्सटर्नल फोटोन इस पर डालते हैं उत्सर्जन प्रक्रिया, अवशोषण प्रक्रिया के दौरान, तब अपन कहते हैं कि उत्सर्जन द्वारा संक्रमण की जो दर है वह रेट n/n, और अवशोषण के द्वारा जो संक्रमण दर है उसको बोलते हैं रेट m/n। अब यहाँ पर देखिएगा कि जो ग्राउंड स्टेट है उसको अपन ने बोला है m स्तर, और जो एक्साइटेड लेवल है उसको बोला है n लेवल। ग्राउंड स्टेट की ऊर्जा होती है Em और एक्साइटेड की होती है En। ग्राउंड स्टेट में एटम की संख्या है Nn और एक्साइटेड स्टेट में है Nn। ओके, ये बात ध्यान में रखना। अब जैसे ही एक्सटर्नल फोटोन एक्टिव मीडियम पर डाले जाते हैं तो एक्टिव मीडियम के एटम्स होते हैं उनको अवशोषित कर लेते हैं, और अवशोषित करने के बाद में वो चले जाते हैं ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, इसका मतलब क्या हो गया कि सीधी मतलब हुआ कि अवशोषण प्रक्रिया हुई है, क्योंकि यह सारा काम जो इंसिडेंट फोटोन होते हैं दैट इज कॉल्ड उद्दीपन इंटरेक्शन, स्टिमुलेटेड इंटरेक्शन, उसके कारण से होता है। तो वो होता है उद्दीपन अवशोषण की प्रक्रिया। तो उद्दीपन अवशोषण की जो प्रक्रिया होती है वो डिपेंड करती है कि फोटोन की डेंसिटी क्या है, फोटोन एनर्जी की डेंसिटी क्या है, उसके ऊपर निर्भर करती है। और दूसरा होता है जब संक्रमण होता है तो उसमें क्या स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है, कि एटम्स हैं वो एक्साइटेड स्टेट में 10⁻⁸ सेकंड के लिए रुकते हैं और फिर वापस ग्राउंड स्टेट पर आते हैं कुछ एनर्जी का एमिशन करके। तो यह जब वापस एमिट करते हैं उसको स्पॉन्टेनियस एमिशन बोलते हैं। स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है, उसकी जो दर होती है, उसकी प्रोबेबिलिटी होती है वह नियत रहती है, वह किसी भी एनर्जी डेंसिटी पर या उनके दोनों के एनर्जी गैप के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि जो उत्सर्जन के द्वारा जो रेट है ना, उत्सर्जन के द्वारा, तो उत्सर्जन के जो हैं वो दो प्रकार से होंगे। एक तो हो गया अपना स्पॉन्टेनियस एमिशन और एक हो गया अपना स्टिमुलेटेड एमिशन। तो स्टिमुलेटेड एमिशन होता है वो क्या होता है कि जो फोटोन होते हैं ना प्रोसेस के अंदर, वो फोटोन एक्साइटेड एटम के साथ में इंटरेक्शन करते हैं और उसको इंस्पायर करते हैं, इंड्यूस करते हैं एक एक्स्ट्रा सेम एनर्जी, सेम फेज और सेम कोहेरेंस और सेम डायरेक्शन का एक फोटोन एमिट करने के लिए। तो इसी प्रकार से जो एमिशन है वो दो प्रकार से हो गया है। पहला हो गया अपना स्पॉन्टेनियस या स्वतः एमिशन, और दूसरा हो गया अपना स्टिमुलेटेड एमिशन। तो उत्सर्जन के द्वारा जो संक्रमण की दर है RNM, वह ANM + BNM UNU × NN, जो एक्साइटेड स्टेट में एटम होते हैं NN। और दूसरा होता है अवशोषण के द्वारा संक्रमण की दर, वह सीधा होता है कि वह डिपेंड करती है कितने एनर्जी डेंसिटी के फोटोन आ रहे हैं उस पर डिपेंड करती है। तो ये हो जाएगा BMN UNU NM। ध्यान में रखिएगा कि जब उद्दीपन उत्सर्जन गुणांक जो होता है ना, जो प्रोसेस होती है, जो स्टिमुलेटेड एमिशन होता है, वह
उसका जो कोफिशिएंट है वह बराबर होता है स्पॉन्टेनियस अब्जॉर्प्शन के बराबर, अर्थात जो उद्दीपन उत्सर्जन गुणांक है वह अवशोषण गुणांक के बराबर होता है। अर्थात यूँ मान सकते हैं कि कोई भी एटम है उसके ऊपर जाने की दर और वापस नीचे आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो समान होती है, क्योंकि एमिशन की जो प्रोबेबिलिटी है वो ANM कांस्टेंट रहती है, स्पॉन्टेनियस एमिशन। लेकिन एनर्जी के ऊपर जो डिपेंड करता है वो केवल अवशोषण की दर और वापस उत्सर्जन की दर दोनों समान होती है। समान होने के कारण से BMN = BNM हो जाएगा। इसका मतलब आपतित प्रकाश के द्वारा जो उद्दीपन उत्सर्जन है वह और जो उद्दीपन अवशोषण है दोनों की प्रायिकताएं जो प्रोबेबिलिटी होती हैं वो समान होती हैं। यूँ मान सकते हैं PNM = PMN। तो ये PNM का मतलब हो गया अपना अवशोषण के उद्दीपन उत्सर्जन की प्रायिकता, और PMN हो गया उद्दीपन अवशोषण की प्रायिकता, दोनों बराबर होती हैं। तो बराबर होने के कारण से अपन कह सकते हैं RNM/RMN = ANM/BMN यून्यू। ये अपना हो गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा BMN और BNM दोनों एक दूसरे के बराबर माने गए यहाँ पर। तो बराबर मानने का मतलब ये हो गया कि अपना डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद में आ गया 1 + ANM / BNM यून्यू और NN/NM हो गया। साथ में एक बात ध्यान में रखना कि इस पूरे इक्वेशन से आप देखेंगे तो ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म देखिए, आप गौर से देखिए, ये वाली टर्म है वह छोटी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए लेजर प्रोसेस के लिए? क्योंकि जो रेट है अवशोषण की वह कम होनी चाहिए उत्सर्जन की तुलना में। तो अगर उत्सर्जन की तुलना में रेट कम होनी चाहिए तो RNM का मान बड़ा होना चाहिए RMN की तुलना में। तो बड़ा होने के लिए ज़रूरी है कि ये मान नॉर्मली जितना ज़्यादा कम रहे 1 के आसपास उतना ही रहेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ANM स्वतः जो उत्सर्जन है उसकी दर जो है, जो स्वतः उत्सर्जन है वह तो जो नॉन कोहेरेंट या इनकोहेरेंट एमिशन ही करता है, और उसकी जो प्रायिकता है स्वतः उत्सर्जन जो अनकोहेरेंट प्रकाश उत्सर्जित करता है उसकी जो प्रायिकता है वह उद्दीपन उत्सर्जन जो कोहेरेंट प्रकाश एमिट करता है की तुलना में कम होती है। अर्थात उद्दीपन उत्सर्जन की प्रायिकता है वह स्वतः उत्सर्जन की प्रायिकता से ज़्यादा होनी चाहिए। तो अपन इसको सीधा सीधा बोल सकते हैं अगर आप इसको समझे तो, कि जो ANM है वह ANM BMN की तुलना में छोटा होना चाहिए। यू गॉट माई पॉइंट। तो ये छोटा होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जो स्पॉन्टेनियस एमिशन है वह स्टिमुलेटेड एमिशन की तुलना में छोटा होगा। ओके, और ऐसा होने पर क्या हो जाएगा कि अपन कह सकते हैं कि ANM है वह BMN की तुलना में काफ़ी छोटा होगा। अगर छोटा होगा तो इसको मान लेंगे अपन बहुत छोटा, 1 से छोटा मान लेंगे। तो RNM/RMN = NN/NM हो जाएगा। ओके, ये मतलब रेट ऑफ क्या बोल सकते हैं, एमिशन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन है वह NN/NM, अर्थात एक्साइटेड स्टेट में एटम डिवाइडेड बाय ग्राउंड स्टेट में एटम के अनुपात के बराबर होगी। अब देखिए अपन बात करते हैं कि पूरी की पूरी जो थियरी है संख्या की स्टैटिस्टिक्स है दैट इज़ गवर्न बाय मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। और मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स के लिए ज़रूरी है कि ग्राउंड स्टेट और किसी भी टेम्परेचर T के ऊपर एटम है वो दिए जाते हैं NN/NM = e⁻⁻h⁴ H यहाँ प्लांक नियतांक, T है परमताप जिसको अपन टेम्परेचर बोलते हैं, सुपर टेम्परेचर बोलते हैं, और K है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और न्यू क्या है, इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी। ओके, अब देखिए इस न्यूमेरिकल को मैं सोल्व करने की कोशिश करूँ तो ये हो जाएगा, H का मान रख दूंगा, न्यू का मान, न्यू क्या है, मैं न्यू अगर जनरल फ्रीक्वेंसी लूँ तो येलो लाइट के लिए लूँगा लगभग 5000 एंगस्ट्रॉम इसकी वैल्यू ले लेता हूँ। T है वह रूम टेम्परेचर लेता हूँ, रूम टेम्परेचर का मतलब हो गया 300 केल्विन। और जब इस वैल्यू रखूँगा H का मान रख दूंगा, K का मान रख दूंगा क्योंकि H प्लांक नियतांक है, K है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, न्यू है वह येलो लाइट के लिए लिया 5000 एंगस्ट्रॉम है, T है परमताप लिया 300 केल्विन है, और सबका मान रखूँगा तो e⁻⁻h⁴ = e⁻41 आता है। बहुत ही छोटी सी वैल्यू आती है, लेकिन यह किसके बराबर है, यह है NN/NM। अब आप देखिए एक्साइटेड स्टेट में एटम की संख्या डिवाइडेड बाय ग्राउंड स्टेट में एटम की संख्या = 10⁻⁻41। इसका मतलब ये होगा कि एक्साइटेड स्टेट में एटम की संख्या है वह ग्राउंड स्टेट की तुलना में बहुत 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 कम है। यूँ मान सकते हैं कि अगर एक्साइटेड स्टेट में एक एटम है तो ग्राउंड स्टेट में कई खरबों मल्टी बिलियन एटम्स होंगे, 10⁻41 गुना ज़्यादा होंगे। अब ये जो प्रोसेस है यह तो नॉर्मल प्रोसेस है जो होना चाहिए, लेकिन
होता क्या है कि यहाँ पर जो भी फोटोन अपन डालते हैं, आपतित करते हैं, तो वो फोटोन में से उचित आवर्ती के फोटोन होते हैं ना, वह एटम्स के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं और अवशोषण के बाद में जो एटम है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। तो उस टाइम में क्या होता है, केवल अवशोषण की संक्रमण होता है कि ट्रांजिशन बाय अब्जॉर्प्शन होता है। जो ग्राउंड लेवल से ऊपर के एक्साइटेड में एटम जाते हैं तो ये अवशोषण के द्वारा ही संक्रमण होता है। यहाँ पर स्टिमुलेटेड एमिशन प्रोसेस के द्वारा नेग्लिजिबल होता है प्रोसेस। तब अगर हम बात करते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन की। पॉपुलेशन इन्वर्जन की बात का मतलब जो भी जनसंख्या है उसका विपरीत एक प्रकार से। तो यदि अपन NM इज लेस देन NN कर दें तो इसके लिए ज़रूरी क्या होगा, इसके लिए अपन को होगा थर्मल इक्विलिब्रियम को बिगाड़ना होगा। जो भी थर्मल इक्विलिब्रियम में सिस्टम है उसको सिस्टम को बिगाड़ना होगा, उसकी एक प्रकार से एंट्रोपी बढ़ानी होगी कि तो ग्राउंड स्टेट में एटम्स की संख्या कम हो और एक्साइटेड स्टेट में एटम की संख्या ज़्यादा हो। ऐसा करने पर क्या होगा कि जो भी En ऊर्जा के जो एटम हैं वो Em की तुलना में ज़्यादा हो जाएंगे, अर्थात NN है दैट इज़ ग्रेटर देन NM हो जाएगा। और इस प्रकार का केस होता है उसको अबनॉर्मल या असामान्य केस बोलते हैं। इस असामान्य केस जहाँ पर ग्राउंड स्टेट में या मूल अवस्था में अणुओं के परमाणुओं की संख्या एक्साइटेड स्टेट में परमाणुओं की संख्या से कम हो जाए, इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन जनसंख्या व्युत्क्रमण या पॉपुलेशन इन्वर्जन, या इसको अपन नेगेटिव टेम्परेचर के रूप में भी इसको शो करते हैं। नेगेटिव टेम्परेचर के रूप में कैसे शो करते हैं वो डिस्कस करेंगे। देखिए अभी तो NN/NM इज इक्वल टू e⁻⁻h⁻KT। दोनों तरफ अपन लॉग ले लेंगे, लॉग लेने के बाद वैल्यू आ जाएगी log e⁻NN/NM इज इक्वल टू -h⁻KT। h क्या है, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी है और वो दोनों ऊर्जा स्तरों के डिफरेंस के बराबर होता है। तो En माइनस Em हो जाएगा। तो T बराबर माइनस का ब्रैकेट में En माइनस Em डिवाइडेड बाई K log E NN/NM हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आ गई है, तो ये अपन एक प्रकार से ऋणात्मक ताप हो गया। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं अपन नॉर्मल टेम्परेचर की। जब नॉर्मल टेम्परेचर होता है कब होता है, कब होगा, जब ग्राउंड स्टेट में एटम की संख्या कम होगी, एक्साइटेड स्टेट में एटम की संख्या ज़्यादा होगी, लेकिन दोनों के ऊर्जाओं का डिफरेंस वह ग्रेटर देन 0 होगा। तो ग्रेटर देन 0 होने पर ये वाली वैल्यू हो जाएगी प्लस log NN/NM है। तो NN अगर छोटा है और NM बड़ा है तो ये NN/NM है वो 1 से मान कम हो जाएगा। 1 से मान कम होने का मतलब हो जाएगा वह संख्या पॉइंट्स में आएगी। पॉइंट्स से आने का मतलब सीधा सीधा होगा कि log का मान 1 से कम होने पर नेगेटिव आता है। log का मान नेगेटिव आता है तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल और टेम्परेचर का मान हो गया प्लस का मान, अर्थात यह नॉर्मल प्रोसेस हो गई। ओके, लेकिन जैसे ही एटम की संख्या इस प्रकार से होती है, कैसे होती है कि एक्साइटेड स्टेट में एटम की संख्या ज़्यादा और ग्राउंड स्टेट में एटम की संख्या कम, तो होने पर नॉर्मल टेम्परेचर डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस क्या हो जाएगा, En माइनस Em दैट विल बी ग्रेटर देन 0। तब परम ताप है वह ऋणात्मक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ऋणात्मक, क्योंकि तब NN/NM इसका मान 1 से बड़ा होगा। 1 से बड़ा होने पर log का मान पॉजिटिव आ जाएगा। log का मान पॉजिटिव आने पर ये संख्या भी पॉजिटिव होगी, K का मान भी पॉजिटिव होगा, तो ऑटोमेटिक T का मान हो जाएगा नेगेटिव। इसको बोलते हैं ऋणात्मक ताप प्रोसेस बोलते हैं, ऋणात्मक ताप होगा वहाँ पर। तो इसको कैसे होता है इसको समझिए। देखिए अपन 4 अलग अलग केस लेते हैं। 4 केस किस प्रकार से लेते हैं कि यहाँ पर T बराबर 0 का केस है जिसमें सारे के सारे एटम ग्राउंड स्टेट में है। यहाँ पर T बराबर ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पर कुछ एटम ऊर्जा ग्रहण करेंगे और एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। तो देखिए कुछ एटम है वो चले गए हैं ऊपर की और कुछ है ग्राउंड स्टेट के अंदर। फिर ताप को और बढ़ाएंगे, अपन ताप को कर दिया इन्फाइनाइट टेम्परेचर कर दिया, तब क्या करेंगे ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में एटम की संख्या बराबर हो जाएगी, क्योंकि अधिकतम एटम आधे ही एटम ऊपर की तरफ जा सकते हैं, उसकी आधे एटम ग्राउंड स्टेट में रहेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है। तो 50% एटम चले जाएंगे ऊपर एक्साइटेड स्टेट में, अर्थात दोनों तरफ बराबर बराबर एटम हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर लेस देन 0 होगा, अर्थात नेगेटिव टेम्परेचर होगा, उस टाइम में एक्साइटेड स्टेट में एटम की संख्या ज़्यादा होगी और ग्राउंड स्टेट में टेम्परेचर होंगे कम। तो ये केस कैसे होगा इसको समझते हैं। देखिए T बराबर 0 पर सारे एटम विल बी ऑल एटम विल बी इन ग्राउंड स्टेट। T इज ग्रेटर देन 0, some atom will absorb the energy and will do a transition from lower to higher energy level। और जब T का मान इन्फिनिट है तब NN बराबर NM हो जाएंगे, एटम इस प्रकार से। लेकिन जब NN का मान NM से बड़ा हो जाता है तब क्या होगा, तब किस प्रकार इसको समझाएंगे कि तब क्या होता है कि तब जो ऊर्जा है वो कौन सी ऊर्जा, T बराबर 0 केल्विन के लिए आवश्यक ऊर्जा है सिस्टम की, उससे ज़्यादा ऊर्जा होगी T बराबर 0 केल्विन की। तो अर्थात क्या मतलब हुआ कि T बराबर 0 केल्विन, T बराबर अनंत इन्फाइनाइट केल्विन पर जो ऊर्जा है वह ऊर्जा T लेस देन 0 वाले सिस्टम से कम ऊर्जा पर होगा। इन्फाइनाइट वाला सिस्टम है वह कम ऊर्जा पर होगा और लेस देन 0 वाला टेम्परेचर है वह ज़्यादा ऊर्जा पर होगा। तब इस प्रकार से आप क्या करते हैं कि इस प्रकार से ऋणात्मक ताप वाले निकाय को धनात्मक ताप वाले निकाय के कांटेक्ट में लाते हैं,
अपन कहते हैं कि एक टेम्परेचर है वह नेगेटिव टेम्परेचर है, उस सिस्टम को पॉजिटिव टेम्परेचर वाले सिस्टम के कॉन्टैक्ट में लाया जाता है। तो कॉन्टैक्ट में लाने का मतलब क्या होगा कि ऋणात्मक ताप वाला जो सिस्टम है उसकी तो ऊर्जा ज़्यादा है, और धनात्मक ताप वाला सिस्टम है जिसका अनंत टेम्परेचर है उसकी ऊर्जा कम है। तो ऊर्जा कम होने का मतलब है अपन बोल देंगे ऋणात्मक ताप या लेस देन 0 केल्विन वाला सिस्टम है उसकी एनर्जी ज़्यादा है, और ग्रेटर देन 0 वाला जो सिस्टम है उसकी एनर्जी कम है। तो इस प्रकार से क्या होगा, एनर्जी फ्लो होगा हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पर। तो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ ट्रांसफर होगा। इसका मतलब क्या होगा, एटम है जो एनर्जी ट्रांसफ़र है वो टी लेस देन 0 से लेकर टी हायर देन 0 वाले सिस्टम की तरफ ट्रांसफ़र होगा। और कब तक होगा, जब तक थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं आ जाए, और तब पॉपुलेशन इन्वर्जन स्टेट होगी ये वाली प्रोसेस के लिए, और यहाँ पर टेम्परेचर है वो नेगेटिव टेम्परेचर सिस्टम हो जाएगा। ओके, इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि जिस माध्यम में पॉपुलेशन इन्वर्जन उत्पन्न किया जा सकता है वह किस माध्यम में करते हैं, वो लेजर प्रोसेस का माध्यम उसमें करते हैं, उसे अपन बोलते हैं एक्टिव माध्यम, या उसको बोलते हैं एक्टिव मीडियम या सक्रिय माध्यम। सक्रिय माध्यम या एक्टिव मीडियम के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर एक्साइटेड स्टेट में एटम की संख्या ग्राउंड स्टेट में एटम की संख्या की तुलना में ज़्यादा हो। तो एक्साइटेड स्टेट में एटम की संख्या ज़्यादा होगी, ग्राउंड स्टेट पर एटम की संख्या कम होगी। तो एक्चुअल में यह प्रोसेस जो है यह प्रकृति के नॉर्मल नियमों के विरुद्ध में। नॉर्मली कोई भी एटम है वह लोअर एनर्जी स्टेट में ही रहना चाहेगा, लेकिन उसको अगर अपन ऐसा करें कि हाई एनर्जी स्टेट में एटम की संख्या ज़्यादा है और लोअर एनर्जी स्टेट में एटम की संख्या कम है, इसका मतलब ये होगा इसको एक्स्ट्रा एनर्जी दी गई है यहाँ पर से ऊपर जाने के लिए। तो यह हो गया है प्रोसेस पॉपुलेशन इन्वर्जन प्रोसेस होगी। लेकिन यहाँ पर एनर्जी देने के लिए जो प्रोसेस की काम में लेते हैं उसको बोलते हैं ऑप्टिकल पंपिंग, और उस एटम्स को एनर्जी देके पंप किया जाता है। तो इसके पंपिंग की बहुत सारी विधियां हैं, जिसमें अपन आरएफ फ्रीक्वेंसी के द्वारा थर्मल पंपिंग दी जाती है, केमिकल पंपिंग दी जाती है, रेडिएशन पंपिंग दी जाती है। कहने का मतलब यह है कि एटम्स को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए एनी हाउ अपन को एनर्जी इम्पार्ट करनी पड़ती है। यू गॉट माई पॉइंट, गुड। अब जरूरी है कि लेजर के लिए कंडीशन के लिए किसी भी एक्टिव मीडियम के लिए ज़रूरी है कि स्टिमुलेटेड एमिशन जो होता है, उद्दीपन उत्सर्जन होता है, वह स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन दोनों की तुलना में उसकी रेट ज़्यादा हो, अर्थात NN ग्रेटर देन NM, अर्थात एक्साइटेड स्टेट में एटम्स की संख्या ग्राउंड स्टेट में एटम की संख्या की तुलना में ज़्यादा हो। दूसरी कंडीशन ये होती है कि यूनु जो आपतित फोटोन है उनका एनर्जी डेंसिटी, उनके ऊर्जा घनत्व ज़्यादा होना चाहिए। और ऊर्जा घनत्व ज़्यादा करने के लिए ज़रूरी है कि अपन जो भी एक्टिव मीडिया उसको किसी कैविटी में लेते हैं, किसी के गुहिका में रखते हैं को कैविटी, तो उस कैविटी के दोनों तरफ हम लगाते हैं फुली रिफ्लेक्टेड एंड पार्शियल रिफ्लेक्टेड मिरर, और उसके द्वारा उसमें लगातार मिरर से कोलिजन करवा के रिफ्लेक्शन प्राप्त करा के अपन एनर्जी डेंसिटी फोटोन की बढ़ा देते हैं। तीसरी कंडीशन है ANM डिवाइडेड बाय BNM का मान कम हो, या ANM बटे BMN का मान कम हो, अर्थात उच्च ऊर्जा। इसका ज़रूरी, इसका मतलब क्या है, इसका मान कम होने का मतलब क्या हो गया कि इसका मान कम होने का मतलब है कि अपन बोलते हैं कि स्पॉन्टेनियस एमिशन है वह कम हो रादर देन स्टिमुलेटेड एमिशन। तो स्टिमुलेटेड एमिशन ज़्यादा होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस एमिशन कम होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि अपन जो उच्च ऊर्जा वाला स्तर है उसी को ही मेटास्टेबल बोलते हैं, क्योंकि मेटास्टेबल के स्टेट जो होती है, मेटास्टेबल मित स्थायी स्तर होते हैं, वहाँ पर एटम्स की संख्या ज़्यादा होती है, और वो इस प्रकार से होती है। अपन सिलेक्शन रूल इस प्रकार से चूज किए जाते हैं, वर्ण नियम इस प्रकार से होते हैं कि वहाँ पर जो मित ऊर्जा स्तर है वहाँ उनको सिलेक्शन नियम के इस प्रकार से चुना जाता है कि उन मित स्थायी ऊर्जा स्तरों में स्वतः उत्सर्जन द्वारा संक्रमण नहीं होता है। ये कैसे नहीं होता, देखिए किस प्रकार से। यह अपना हो गया है ग्राउंड स्टेट, और यह हो गया एक्साइटेड स्टेट, और यह मेटास्टेबल स्टेट। अब मेटास्टेबल स्टेट से ग्राउंड स्टेट के अंदर सिलेक्शन रूल इस प्रकार से चूज किए जाते हैं। अब आप कहेंगे सिलेक्शन रूल क्या है, बच्चा लोगों, सिलेक्शन रूल होते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं तो उसमें सिलेक्शन रूल एजिमुथल क्वांटम नंबर एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम और स्पिन क्वांटम नंबर के द्वारा अपन इस प्रकार से डिफाइन करते हैं उसका कि उनका जो ट्रांजिशन है वह किस ऊर्जा स्तर में होगा, वह बाउंडेड होते हैं सिलेक्शन रूल के द्वारा, वर्ण नियम के द्वारा। तो यहाँ पर सिलेक्शन रूल के द्वारा यह मेटास्टेबल स्टेट से ग्राउंड स्टेट के अंदर हर हाल में स्टिमुलेटेड एमिशन ही होगा, अर्थात उद्दीपन उत्सर्जन ही होगा सिलेक्शन रूल के अनुसार। इस प्रकार से इसको चुना जाता है। अब अपन बात करते हैं लाइट के एम्पलीफिकेशन की, क्योंकि लेज़र का मतलब क्या होता है,
LASER, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो लाइट का एम्पलीफिकेशन करेंगे, किससे करेंगे? स्टिमुलेटेड एमिशन विधि के द्वारा। और स्टिमुलेटेड एमिशन किसका करेंगे? रेडिएशन का करेंगे। तो इसका मतलब है एम्पलीफिकेशन ऑफ लाइट बाय द स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए ज़रूरी है कि जो भी लेजिंग के लिए एक्टिव मीडियम है उसको किसी कैविटी में रखा जाता है, उस कैविटी के दोनों तरफ लगाए जाते हैं पैरेलल कंडीशन के अंदर मिरर, उन मिरर के बीच में रखा जाता है। तो ये देखिए, ये मिरर लगा दिए दो, और ये अपने कैविटी है, इस कैविटी के बीच में एक्टिव मीडियम रख दिया। इस एक्टिव मीडियम में क्या है? अनएक्साइटेड एटम है और अनएक्साइटेड एटम है, और कुछ एक्साइटेड एटम उसमें इम्पार्ट किए जाते हैं पंपिंग विधि के द्वारा, अर्थात उसको ऊर्जा दी जाती है। ऊर्जा कैसे जाती है? नॉर्मली इसमें बाहर एक ट्यूब होती है कांच की, और इस ट्यूब को बोलते हैं अपन जिनोन गैस भरी होती है। जिनोन गैस के अंदर जब रेडियो फ्रिक्वेंसी के द्वारा स्पार्क उत्पन्न किया जाता है तो इसमें फ्लैश उत्पन्न होता है। फ्लैश का मतलब लाइट की स्फूर्ति उत्पन्न होती है। उस लाइट की स्फूर्ति में फोटोन निकलते हैं, उन फोटोन से सूटेबल एनर्जी है वह एटम्स के द्वारा अवशोषित की जाती है, और उससे एटम ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुँच जाते हैं। ओके, इस प्रक्रिया में क्या होता है? एटम आपस में एक दूसरे के साथ में इंटरेक्शन करते हैं, कोलिजन करते हैं, और एनर्जी है वह एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आके कुछ एनर्जी इंपार्ट करते हैं, फोटोन वापस एमिट होते हैं। लेकिन वो सारे के सारे फोटोन होते हैं वो सेम डायरेक्शन में या कोहेरेंट नहीं होते हैं। चूँकि इस पूरी प्रक्रिया में एक बात होती है कि जो फोटोन्स होते हैं ना, जो फोटोन एमिट होते हैं, और वो फोटोन्स इस मिरर के जो फुली रिफ्लेक्टिंग मिरर होता है, जो सिल्वर पॉलिश होता है, चांदी की पॉलिश करके उसको रिफ्लेक्टिंग परावर्तित मिरर बनाया जाता है। तो परावर्तन विधि से उस फोटोन बार बार में इस पर परावर्तित होकर एटम्स के साथ में कोलिजन करते हैं, और कोलिजन करके वापस फोटोन एमिट होते हैं, और इससे अपने एनर्जी डेंसिटी बढ़ा सकते हैं इंसिडेंट लाइट की। ठीक है, और इससे अपन करते हैं कैविटी के अंदर जो प्रोसेस, जब एनर्जी डेंसिटी बढ़ जाती है तो कैविटी के अंदर क्या होता है? उद्दीपन उत्सर्जन का मान स्वतः उत्सर्जन की तुलना में बढ़ जाता है। और जब ऐसा हो जाता है तब क्या होता है? NN ग्रेटर देन NM हो जाएगा। परंतु अभी भी NN ग्रेटर देन NM होने के बाद में भी अभी क्या होता है कि स्वतः उत्सर्जन है वह ज़्यादा नॉमिनल रहता है उद्दीपन उत्सर्जन की तुलना में। तब क्या करते हैं कि उस पैरेलल जो मिरर लगाते हैं, उन मिरर से रिफ्लेक्शन के कारण से जो फोटोन एमिट होते हैं वापस कोलिजन करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, नए फोटोन उत्पन्न होते हैं, और इससे एनर्जी डेंसिटी बढ़ती है। उसके कारण से कुछ फोटोन है ना, वो अपना जो एक्टिव मीडिया उसके एक्सेस के अनुदिश गति करने लगते हैं, और एक्सेस के अनुदिश गति करने का जो प्रोसेस है, जो अनुदिश गति होती है, उससे क्या होता है? उद्दीपन उत्सर्जन प्रक्रिया होती है, और फोटोन है वह अन्य दूसरे फोटोन को भी इंड्यूस करेगा कि सेम कैटेगरी का फोटोन है वह एमिट कर पाए, और इससे क्या सेम नेचर का फोटोन उत्पन्न होगा। और इस फोटोन को बार बार में उस सेम नेचर के फोटोन उत्पन्न होते हैं, उसको दोबारा से अपन क्या करते हैं कि ये पैरेलल मिरर के बीच में रिफ्लेक्शन करवाया जाता है, और रिफ्लेक्शन के कारण से वो बहुत सारे फोटोन्स हैं वो बार बार रिफ्लेक्शन के कारण से बढ़ते कोलिजन करते हैं, और सेम एक्सेस के फोटोन एमिट करवाने के लिए इंड्यूस करते हैं, और फोटोन की संख्या बढ़ती जाती है। अब बढ़े हुए फोटोन को एक प्रकाश पुंज के रूप में जो M2 मिरर है, जो सेमी पॉलिश्ड है या सेमी रिफ्लेक्टिव है, उसके द्वारा बाहर निकल जाता है, और लेजर प्रोसेस के रूप में अपन को लेजर मिल जाती है। अभी आज अपने पूरे लेजर का प्रिंसिपल की बात की, कल अपन एकदम से मैथमेटिकली डिस्कस करेंगे रूबी लेजर और हीलियम न्यूक्लियर लेजर के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।